Hello and welcome back to the fifth episode of Aao Baat Kare, presented by Arjun Tandon Films. सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है ये साल हम सबके जीवन में नया उजाला लेकर आए। हमारे आज के गेस्ट को आपने अनेक किरदार निभाते हुए देखा होगा। इन्होंने कॉमेडी, थ्रिलर, हॉरर और कई अन्य शैलियों में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया है। He has been working in the entertainment industry for almost 3 decades now. तो चलिए, let's greet our guest for the day, Mr. आनंद गौरडिया। नमस्कार आनंद जी, नमस्कार। आओ बात करें में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार आपको, बहुत बहुत आभार अर्जुन जी कि आपने मुझे ये मौका दिया लोगों तक पहुंचने का। शुक्रिया। मेरा सौभाग्य है सर। कैसा चल रहा है आपका काम? पोस्ट कोरोना तो थोड़ा बेटर हुआ है, बट पहले जैसा तो नहीं है। बट उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सबके लिए काम अच्छा हो जाए और सबका भला हो जाए। चलिए, हमारी दुआ है कि आपका काम खूब चले और खूब सफलता मिले आपको। शुक्रिया। तो आनंद जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप एक एक्टर भी हैं और राइटर भी हैं। तो एक्टर और राइटर बनने की प्रेरणा आपको कब और कैसे मिली? प्रेरणा प्रोत्साहित करने वाला तो ऐसा कोई नहीं था कि ना ही ऐसा तो मेरे साथ हादसा हुआ है जिससे मुझे प्रेरणा मिले। बट हुआ ये था कि मैंने ड्रामेटिक्स में डिप्लोमा किया है। इट्स अ 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स जो मैंने किया था जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया था मैंने। और जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो बहुत ही फाजिल समय था मेरे पास। तो दोपहर को कॉलेज खत्म हो जाने के बाद क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। और मैं इतना परेशान नहीं था, मैं तो मस्त मौला था हूँ। मेरे जो माता जी हैं, मेरे पिताजी हैं, वो बहुत चिंतित थे कि ये पूरा करते रहता है, घूमते रहता है, कहाँ जाता है, क्या होगा। तो इसको कोई सही राह अगर दिखा सके या ऐसा कुछ करे। तो मेरी मम्मी के मुंह बोले भाई विजय दत्त, श्री विजय दत्त, अब तो स्वर्गीय विजय दत्त है। तो उनका मिठी बाई की साइंस विंग में ही डिप्लोमा ऑफ ड्रामेटिक्स का उनका कोर्स चलता था, पराग विजय दत्त ड्रामा एकेडमी। तो जब बात की उनके साथ तो उन्होंने बोला ठीक है, आनंद को भेज दो, शाम को 2 घंटे का वक्त रहेगा तो उठेगा भी और वक्त ज़ाया नहीं होगा उसका। मैंने भी मस्ती मस्ती में ज्वाइन कर लिया था, लेकिन जो चीज़ मैंने मस्ती में ज्वाइन की थी वो मुझे इतनी मस्त लगी कि एक ही महीने में मैं ज़्यादा टाइम वहाँ पे देने लगा। 2 घंटे से भी ज़्यादा 4 घंटे वहीं पे रहता। और जब साल ख़त्म हुआ तो आई वॉज credited as the best cadet of the year from पराग विजय दत्त ड्रामा एकेडमी। और मुझे बाद में कमर्शियल थिएटर, बेसिकली ड्रामा सिखाते थे। टीवी तब इतना प्रसिद्ध था भी नहीं और सुप्रसिद्ध तो बिल्कुल नहीं था, तो सिर्फ दूरदर्शन का चैनल था। तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1993 में सबसे पहला जीसी चैनल आया था, जी, और वो भी रात को 1 आध घंटा शाम का चलता था। तो मैंने ये कोर्स किया था 90 में, थिएटर ज्वाइन किया मैंने और वहाँ से मुझे लत लगी। और जैसे मैंने थिएटर किया तो जो ड्रामेटिक्स जो डिप्लोमा का होता है उसमें जितने भी पासे हैं सब सिखाए जाते हैं आपको, ना ही सिर्फ एक्टिंग बट डायरेक्शन, राइटिंग, लाइटिंग, मेकअप, सब कुछ सिखाया जाता है, बिकॉज ड्रामा इज इन ऑल। तो तब से मुझे इंटरेस्ट लगा और जब से मैं कमर्शियल प्लेस करने लगा, होमी वाडिया के साथ, स्मृति ईरानी के साथ, महावीर शाह के साथ, परेश रावल जी के साथ, तो ये इनके साथ मैं सीखता था, उनके साथ बैठता था, उठता था। तो तब से मुझे लत लगा और एक बात समझ में आई कि सिर्फ एक्टर बनने से कुछ नहीं होता है, एक संपूर्ण एक्टर बनना है। तो ड्रामेटिक्स में जितनी भी अलग अलग शाखा है उनमें भी निपुण होना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए मैंने बैकस्टेज भी किया, मैंने म्यूजिक भी ऑपरेट किया, मैंने मेकअप भी किया, मैंने लाइटिंग भी की और साथ साथ में राइटिंग भी मैं असिस्ट करता था होमी वाडिया को, रसिक दवे, केतकी दवे को।
तो वो सब ऐसे देखने जाए तो सब साथ में हुआ, क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता था और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। तो अगर आप कहोगे कि प्रेरणा कहाँ से मिली, तो बेसिकली इट वाज एन एक्सीडेंट व्हिच टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड फॉर मी। बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ ये एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि हमारी फिल्म जगत को एक बहुत ही उम्दा कलाकार मिल गया। आनंद जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने ड्रामा सीखा है, तो उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि ड्रामा स्कूल ने आपके क्राफ्ट को कितना निखारा? मेरे क्राफ्ट को डेफिनेटली निखारा, लेकिन मैं कहूँगा कि एक इंसानियत के तौर पे या एक व्यक्ति के तौर पे मुझे ज्यादा निखारा। ओके। कि एक अच्छा एक्टर बनने, एक अच्छा इंसान, इंसानियत की समझ होना बहुत जरूरी है। जी। क्योंकि हम अलग अलग किरदार निभाते हैं, तो वो अलग अलग किरदार हम तभी निभा सकेंगे जब हमारा दिल और हमारा दिमाग खुला रहेगा। तो जब मैंने ये डिप्लोमा किया, उसके पहले मेरे अंदर मैं बहुत था। ओके। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी। तो वो मैं जब निकल गया मेरे अंदर से, तो इतने लोग मेरे आने लगे, क्योंकि मैं ज्यादा लोगों को सुनने लगा, ज्यादा लोगों को समझने लगा। और उसकी वजह से मैं एक अच्छा इंसान अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, गलतियाँ आज भी करता हूँ मैं। लेकिन वो एक समझ आई कि जब वो मैं निकल जाता है ना, तो हम बन जाते हैं, और जब हम बनते हैं तो फिर डेफिनेटली सफलता धीरे सीढ़ियाँ चलना शुरू हो जाती है, फिर भगवान अपने आप रास्ते खोलते ऑलराइट, तो अब आप हमको ये बताइए कि विच रोल वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर करियर व्हिच गिव यू मास पॉपुलैरिटी? हैं। ना ना इज दिस लाडो, जहाँ पे मैंने गजेंद्र का किरदार निभाया था, एंड आई थिंक दैट वाज द सीरियल एंड दैट वाज द कैरेक्टर which actually gave me mass popularity, and that was the character where people came and told me that Ba Anand, what an overnight success. And at that time I used to tell them that yeah, this overnight success was almost 13-14 years. और उसके बाद जब मैंने अदालत किया, तो अदालत से मुझे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, और उसके बाद जब महाराणा प्रताप किया तो उससे और भी पॉपुलैरिटी मिली। जी। सो काफ़ी लंबा और बेहतरीन सफ़र रहा है आपका। तो उसी सफ़र में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सर जानना चाहेंगे कि आपने कई प्रकार के माइथोलॉजिकल शोज़ किए हैं और अभी आपका एक माइथो शो ऑन एयर भी है। सो हाउ डिफरेंट इट इज़ वर्किंग ऑन अ माइथोलॉजिकल शो एज कंपेयर टू एनी अदर जॉनर? मैं कहूँगा कि इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, because when you are doing a mythological show, you are doing a character which people have already read about it, people have already seen about it, or people have already been worshipping about that particular character. And so you have to maintain the decorum of the character, and you don't have much of a leeway or much of liberty to play with that character. Right. This is in person to character I'm talking about. Then coming to costumes, Mm-hmm. The costumes are also so heavy with your mukut and with your jewelries and with your the dhoti or the angrakha and all that. So that also restricts your physical action. So mentally भी lock होते हो, आपको बहुत ही एक tight line, it's a tight rope, और physically भी it is a tight rope. तो आपके पास ज्यादा वो होता नहीं है लिबर्टी खेलने के लिए वो कैरेक्टर में, क्योंकि अगर आपका डिसिप्लिन चला जाता है कैरेक्टर का, तो वो पूरा कैरेक्टर बाद में आपका खत्म हो जाता है। मान लो कि जैसे मैं अभी विघ्नहर्ता गणेशा में नारद का कैरेक्टर कर रहा हूँ। जी जी। अब नारद का कैरेक्टर कई सालों से लोगों ने पढ़ा भी है, देखा भी है, सुना भी है, और उनके दिमाग में एक इमेज बनी हुई है नारद की। ठीक है, अब नारद मुनि
ऋषियों के ऋषि, ब्रह्मदेव के पुत्र। अब जब ये लेवल पे आप कोई कैरेक्टर करते हो तो आपको उसकी सीमा भी रखनी चाहिए, उसका आदर भी करना है, प्लस उसको इंटरेस्टिंग भी बनाना है। जी तो उसमें मैं ज़्यादा इम्प्रोवाइज नहीं करता। और जब माइथोलॉजी शो आप करते हो तो संस्कृत तो हालांकि यूज होता नहीं है, बट शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाता है, उसमें हिंदी आ संस्कृत जाती है। शब्द का छिड़काव किया जाता है। जी जी तो जब डायलॉग्स होते हैं तो आम तौर पे कलाकार के लिए वो भी एक चैलेंज हो जाता है कि उसी टाइम फ्रेम में, उसी मीटर में डायलॉग भी बोलना है और परफॉर्म भी करना है। तो इट इज अ वेरी बिग चैलेंज जो भी लोग माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल कैरेक्टर करते हैं। विजावी अगर मैं एक नॉर्मल किरदार की बात करूं जहां पे मैंने लाडो का कैरेक्टर किया था, या मैं अदालत का आई एम जायसवाल था, या प्रभु जो मैंने किया था मायके से बंदी डोर में, जब ऐसे कैरेक्टर हम करते हैं तो उसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं। जो हम दिखाएंगे ऑडियंस, जनता उसी को एक्सेप्ट करेगी या तो नहीं करेगी या तो करेगी, बट कंपैरिजन करने के लिए आपके पास एक पिवट पॉइंट जो होता है या बॉल पॉइंट नहीं होता है, वो ज्यादा इजी हो जाता है। उसकी भाषा भी सरल हिंदी होती है, या उसमें मैं हरियाणवी का टच दूं या मराठी का टच दूं, बट डायलॉग का मीटर मैं अपने हिसाब से चेंज कर भी लूं, थोड़ा इम्प्रोवाइज कर भी लूं, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर एक सेंसिबल एक्टर हो तो। जी तो ये दो बहुत फर्क है मेंटली और फिजिकल, दोनों नॉर्मल कैरेक्टर और माइथोलॉजी या हिस्टोरिकल कैरेक्टर करने में। तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो द वेरी फर्स्ट टाइम जब आपने कोई माइथोलॉजिकल शो जो किया था, तो आपने उसमें क्या डिफिकल्टीज फेस करी? जब सबसे पहले मैंने माइथोलॉजिकल शो किया था, वो था दूरदर्शन के लिए एक शो था। आई थिंक इट वाज समवेयर इन 98 और 99, आई डोंट रिमेम्बर। तो उसमें मुझे धोती थी और एक गमछा था और वो लंबे बाल वाली विग थी, और मुझे वो हिंदी बोलनी थी जो आती थी। तो मेरी ना ही उतनी उम्र थी, ना ही उतनी समझ थी। आज भी कमी है समझ, लेकिन तब तो और भी कम थी। तो मुझे तकलीफ हुई थी वो बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि क्या होता है जब आप अकेले में होते हो या अपने परिवार के साथ में होते हो, और अगर आप शर्ट पहन के बैठो तो आपका एक कंफर्ट लेवल अलग रहता है। जी लेकिन पहली बार जब आप 100-150 आदमी के सामने सिर्फ धोती में आ जाओ तो आपका बॉडी लैंग्वेज अचानक स्टिफ हो जाता है। तो मेरा भी स्टिफ हो गया। तो मैं एक्टिंग से ज्यादा मेरा कॉन्शियस ये था कि कहीं मेरा पेट तो नहीं दिख रहा, कहीं मेरे शोल्डर्स ड्रूप तो नहीं हो रहे, या ज्यादा टाइट तो नहीं हो रहे, या मैं फ्रेम तो मेरा अच्छा लग रहा है। तो मुझे वो दिक्कत, फिजिकल दिक्कतें ज्यादा हुई थी। लाइंस याद करने में मुझे दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि थिएटर मैंने किया हुआ था, तो लाइंस मैं कर ली थी मैंने। और विग के साथ भी मैं कंफर्टेबल था, बट बैक चेस्ट या बैरी, वो फिजिकली मेरा ध्यान उसमें ज्यादा रहता था। मैं बैठता था तो भी ऐसे बैठता था, खड़ा रहता था तो भी ऐसे खड़ा, बॉडी तो अपने, और वो जमाना भी था तब, अभी भी वही जमाना है बॉडी का वगैरह। तो मैं मेरे को वहां पे फिजिकली काफी मुझे तभी आई वाज लिटिल कॉन्शियस एट दैट टाइम जब मैंने पहली बार किया था तब। सो इट इज लाइक बीइंग कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। वो मुझे नहीं हो पा रहा था जब मैंने वो पहली बार किया था, तब मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी। कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। एक बार करो फिर आप उसके आदी हो जाओगे, फिर आप कंफर्टेबल भी हो जाओगे। कंफर्टेबल हो जाओगे। और मुझे सीखने भी मिला कि तभी मुझे वो, जब मैंने बोला 98 या 99 जब मैंने किया था, तब मुझे और एक बात ये भी समझ में आई कि मैं कलाकार हूँ और मुझे कोई भी किरदार कभी भी करना पड़ सकता है। ये सब मैं सीख के समझ के इंडस्ट्री में आया था, लेकिन मैं अपने आप पे इतना इम्प्लीमेंट नहीं करता था, ना ही मैं इतना वर्कआउट करता था, ना ही मैं इतनी डाइट करता था। तो वो जब दिन आया तो मुझे खुद को इतनी शर्म आई, इतना एम्बैरेसिंग फील हुआ।
तो मुझे हुआ कि नहीं यार, थोड़ा बॉडी मेंटेन करना चाहिए, थोड़ा शेप में रहना बेहतर है, तो तुम कॉन्शियस नहीं होगे। वो एक बात भी मुझे समझ। चलिए, तो इतने चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं आपके एक और चैलेंजिंग रोल की तरफ, जिस शो में आपने ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया था। जी। सो हमें उसके बारे में बताइए कि वो रोल प्ले करने के जो आपकी प्रिपरेशन थी, वो कैसी थी जी। और वो रोल आपने क्यों लिया? व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू टेक अप दैट रोल? आखिरी सवाल का जवाब मैं पहले दूंगा कि व्हाट प्रॉम्प्टेड मी, दैट इज चैलेंज। ओके। कि आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन वो कैरेक्टर था, क्योंकि मैंने अब तक जितने भी कैरेक्टर किए थे वो मेरे कंफर्ट जोन में थे, लेकिन ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी किया नहीं था। मैंने देखा था, मैंने सदाशिव अमरापुरकर जी को देखा था, मैंने परेश रावल जी को देखा था, मैंने अनुपम खेर जी को देखा था। तो और तभी मुझे लगा था कि ये करना कितना आसान है या कितना कठिन है। हुँ, तो हुँ। मुझे आई वांटेड टू टेस्ट द वाटर्स, इसलिए मैंने वो किरदार चुना था। ओके। तैयारी के लिए मैंने सबसे पहले तो मैंने घर से तैयारी शुरू की, और मेरे घर पे भगवान की दया है, आशीर्वाद है मुझे कि मुझे एक ऐसी पत्नी मिली है कि जो मुझ में अच्छाइयाँ कम और बुराइयाँ ज़्यादा देखती है। तो हालाँकि मुझे थोड़ी थोड़ी चिढ़ आती है, लेकिन अगर मैं लॉन्ग रन में देखूँ तो वो जो बुराइयाँ होती है वो मेरी अच्छाइयों के लिए ही होती है। जी। तो एंड शी हरसेल्फ इज अ राइटर, शी इज अ क्रिएटिव। तो उसका एक विजन बहुत क्लियर रहता है। तो जहाँ भी मैं थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ या ज्यादा कम, थोड़ा कम करता हूँ या ठीक से नहीं करता हूँ, तो शी इज माई बेस्ट क्रिटिक। तो मुझे बता देती है कि आनंद, यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, हुँ, हुँ। या ये बॉडी लैंग्वेज मत। तो एक तो मेरी घर पे प्रैक्टिस होती थी। दूसरा, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि जैसे मुझ में से मैं निकल गया तो हम, और जब हम आ जाते हैं ना तो बहुत लोग आ जाते हैं। जी। तो बाद में एक 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 एक्टर भी हूँ, एक राइटर भी हूँ, तो मैं चाहे कुछ भी करता हूँ, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन चालू रहता है। अब वो सबकॉन्शियस में आ गया है कि हुँ, किसी भी किरदार को देख लूं तो वो दिमाग में तभी रहता है, बैक ऑफ द माइंड वो चले जाता है, वो डेटा में फीड हो जाता है। हुँ। मुझे याद भी नहीं होता है, मुझे पता भी नहीं होता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना तब वो कहीं से निकल के बाहर आता है कि हाँ, मैंने वहां उसको देखा था या मैंने उसके साथ ये किया था। और ऐसे ही मेरे यहाँ पे एक सिग्नल है जहाँ पे रोज गुजरता हूँ, तो वो एक किन्नर है जो कई सालों से वही है, और वो दो तीन किन्नर है। तो हुँ, हमेशा मेरे पास उसमें से आते थे, मैं पैसे देता था, उनको ऑब्जर्व करता था, और जब एक किरदार आया तब मैंने उनसे बात भी की, उनसे भी कुछ टिप्स ली, छोटे छोटे न्यूएंसेस के बारे में, उनका रहना, खाना पीना, थोड़ा वो जाना, उनकी साइकी बेसिकली क्या होती है। क्योंकि एक बार अगर आपको साइकी पता चल जाए कि उनका उनकी सोच क्या है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की एक सोच होती है। जी। डॉक्टर की एक सोच रहती है, एक वकील की सोच रहती है, वैसे भी एक किन्नर की एक सोच रहती है, समाज के प्रति, खुद के प्रति। तो जब वो सोच समझ में आ जाती है, बाद में मैंने अपने हिसाब से उसको मोल्ड किया। और एक राइटर भी हूँ, तो मुझे उसमें भी काफ़ी मदद हुई कि जब स्क्रिप्ट आती थी तो मैं अपने हिसाब से उसको इम्प्रोवाइज कर लेता था, स्क्रिप्ट में थोड़े बहुत चेंजेस भी करता था, ऑफ कोर्स डायरेक्टर को, क्रिएटिव डायरेक्टर को पूछ के, और उनको भी बहुत अच्छा लगता था। तो पहले दिन मैं नर्वस था, और मैं हमेशा मानता हूँ कि मेरे साथ अक्सर ये हुआ है कि जब भी मैं नर्वस हुआ हूँ, मैंने कुछ अच्छा ही किया, क्योंकि वो नर्वसनेस मेरे को बहुत पॉजिटिविटी की तरफ खींच के लेके जाती है या धकेलती है। वो जब पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है ना कि मैं कैसे करूं, बटरफ्लाइज़, एक नर्वसनेस जो थी। बटरफ्लाई, व्हेन यू गेट बटरफ्लाइज इन योर टमी, एंड कि यार अब मैं क्या करूं। मेरे साथ आज भी जब मैं दिन का पहला शॉट देने जाता हूँ, पहला शॉट ऑफ द डे, हुँ, मैं नर्वस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। वो मुझे पहली 2 मिनट या 1 मिनट
मैं बहुत नर्वस होता हूँ। वैसे ही जब मैं थिएटर पे, जब मेरी पहली एंट्री होती है, तो जब मैं विंग में खड़ा रहता हूँ तो मैं बहुत नर्वस होता हूँ। हालांकि भले मैं 50 शो कर चुका हूँ, वो मेरा 51वां शो होगा, लेकिन मैं नर्वस होता हूँ। तो मेरे लिए वो नर्वसनेस हमेशा काम आई है, और मैं हमेशा उसको, ये मेरे मेरे जो गुरु हैं, जब मैं डिप्लोमा करता था तो मेरे गुरु ने भी मुझे यही सिखाया था कि आनंद, वो नर्वसनेस, मैं उनके पास गया, मैंने बोला भी था उनको तब, सर आई एम वेरी नर्वस, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूंगा? तो क्या आनंद, कैसे कर पाऊंगा? नहीं, कैसे अच्छा कर पाऊंगा, सिर्फ इतना सोच, एंड दिस नर्वसनेस विल हेल्प यू इन लाइफ। तो मुझे वो बहुत काम आता है। तो पहले दिन मैं नर्वस था, लेकिन बाद में इस जितना भी मैं अपनी तैयारी करके गया था किन्नर के कैरेक्टर के लिए, तो वो मुझे वहाँ पे उसका मैनरिज्म, उसकी बोलने की स्टाइल, उसकी अदाएं, और दूसरा मुझे मदद किया था मेरे प्रोड्यूसर ने भी, कि जब कॉस्ट्यूम और लुक्स हम लोग डिसाइड कर रहे थे, तब मेरी मेरी वाइफ जो है, मैंने एज आई सेड शी इज अ राइटर एंड क्रिएटिव, तो मैंने, मेरी वाइफ ने, कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने मिल के मेरा लुक डिसाइड किया। क्योंकि क्या होता है कि ज्यादा रियलिज्म में जाएंगे ना हम, तो भी दिक्कत है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी हैव टू सी दैट वी हैव टू शूट फॉर 12 आवर्स इन अ डे। तो वो रियल लगना भी चाहिए, लेकिन इतना भी रियल ना हो कि आपको इतनी दिक्कत दे कि आप परफॉर्म ही ना कर सको। एग्जैक्टली। जब खून करने का कोई सीन होता है तो असली बंदूक नहीं यूज कर सकते, नहीं यूज करते। सेम वे, तो मेरा गेटअप भी ऐसा था कि किन्नर का लुक भी बाहर आए, लेकिन कंफर्टेबल भी था। तो ये सारी चीजें तैयारी करके करीबन 15-20 दिन पहले से सारी तैयारी हो रही थी, एंड देन आई वेंट ऑन द फ्लोर। तो और बाद में माँ सरस्वती के आशीर्वाद थे, भगवान साथ में थे, तो हो गए। बहुत खूब। हम इसी में आगे चलते हैं सर, और जानना चाहेंगे कि बहुत कम लोग वैसे जानते हैं आपके बारे में कि आप एक आरजे भी रह चुके हैं। तो अपने जिंदगी के उस पहलू पे अगर आप थोड़ी रोशनी डाल सकें तो। यार वो बहुत मैं ना अभी आज ही अ, श्री मुकेश अंबानी जी का इंटरव्यू देख रहा था, मार्क जुकरबर्ग के साथ, फेसबुक, उनका कुछ चल रहा था अंदर बिजनेस लेवल। ओके। तो उन्होंने बहुत एक अच्छी लाइन बोली कि मोदी जी के लिए भी बोली और खुद के लिए भी बोली, उनके पिताजी के रेफरेंस में, कि जब समस्याएं आती हैं तभी संभावनाओं की पैदाश होती है। So in every difficulty there is one opportunity. ओके। तो ये जो आरजे वाला जो मेरे साथ हुआ था, तो मेरे साथ बहुत बड़ी समस्या थी कि मैं थिएटर करता था, बड़ी बड़ी शिद्दत से करता था, लेकिन थिएटर में इतने पैसे नहीं मिलते। क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन होता है, लेकिन इतने पैसे नहीं होते हैं। और तभी आई वाज ऑलरेडी सीइंग माय नाउ वाइफ, तो हमारा अफेयर चल ही रहा था, और हम लोग वो कगार पे थे कि अब शादी करनी है, अब शादी करनी है, और मुझे घर भी बसाना था। तो घर के लिए पैसे चाहिए थे, गृहस्थी के लिए पैसे चाहिए थे। तो सिर्फ अगर मैं थिएटर करता हूँ तो मेरी इतनी इनकम थी ही नहीं। तो तभी मैंने राइटिंग, जो मैं सिर्फ एक घोस्ट राइटिंग करता था या किसी की मदद कर दी कभी थिएटर में, होमी भाई के साथ या रसिक दवे के साथ, तभी मैंने प्रोफेशनली सोचा कि दो चीज़ मैं करूँ। एक तो मैं राइटिंग जहाँ है मेरा, तो मैं राइटिंग में असिस्टेंट बालाजी में ज्वाइन हुआ था एज एन असिस्टेंट राइटर, लेकिन वो असिस्टेंट राइटर के पैसे भी इतने कम थे कि मैंने सोचा कि और क्या करूँ। और जब जब संभावना ढूंढने निकलते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो ऊपर वाला मदद के लिए भेज देता है जी। तो तभी मुझे मेरे एक फ्रेंड ने रेकमेंड किया कि आनंद, नया रेडियो लॉन्च हो रहा है, वर्ल्ड स्पेस सैटेलाइट रेडियो, तो उसमें आरजे के लिए वो लोग ऑडिशंस ले रहे हैं। उन्होंने बोला मैंने आरजे कहाँ से करूँगा यार, मैंने कभी किया नहीं है। तो क्या आनंद, तुझे करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तू नरेशन देता है, तेरी जो आवाज़ है, तेरी मॉड्यूलेशन है, मुझे लगता है कि तू पास हो जाए, एक बार कोशिश तो कर। उन्होंने चलो, अब मैं ऑडिशन में चले गया। अब ऑडिशन क्या देना वो तो पता होना चाहिए इंसान को, मुझे वो भी नहीं पता।
तो वहीं पे मेरी एक दूसरी फ्रेंड मुझे मिल गई जो ऑलरेडी ये सब करती थी, वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस ओवर। मैंने उसको पूछा कि यार क्या बोलूं, तो उसने मुझे कुछ 4 लाइनें लिख के दी। मैंने 4 लाइनें, अच्छा बायहार्ट तो करनी नहीं थी, पढ़ के ही बोलनी थी, क्योंकि मैंने वो 4 लाइन रिहर्स कर ली पहले, और वहां जाके 4 लाइन अपनी बोली, अरे 4 लाइन उसकी बोली, और वो बोलने बोलने में मुझे 2-3 लाइन अपनी आई तो मैं अपनी भी बोल गया। और दूसरे दिन मुझे फोन आ गया कि आप सिलेक्टेड हो और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का। तो वहां से मेरी आरजे की शुरुआत हुई। इट वाज अ लेट नाइट शो, उसका नाम था मखमली महफिल, गजल का शो था, 11 to 1 रोज रात को, मंडे टू फ्राइडे। तो गजल के जो कार्यक्रम होते थे, गजल्स होते थे, मैं उनके इंटरव्यूज लेता था और प्रेजेंट करता था, गाने सुनाता था, गजल सुनाता था। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, और मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था क्योंकि मैं गजल वाला इंसान भी नहीं। तो अभी नौकरी मिल गई, कुछ तो बहुत हुआ, लेकिन अभी उसको क्या है ना, सक्सेस मिलना एक बात और सक्सेस को टिका रखना एक अलग बात, दो एक अलग ज्यादा। मुझे काम तो मिल गया, अब काम को टिका कैसे रखूं, पता चला दूसरे दिन जाऊंगा और कुछ बोलने को आता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, कौन सा गजलकार, कौन गीतकार है, कौन संगीतकार है, कब लिखी गई थी, ये अगर मैं कुछ नहीं जानूंगा तो दूसरे दिन बोलेंगे आप तो जाइए भाई, निकल जाइए आप, थैंक यू सो मच। तो फिर मैं गया अगेन, मेरे एक सीनियर हैं गुजराती में, थिएटर में, उन्होंने मेरी मदद की, मेरे साथ आए और बैग भर के, वो अपनी जो बैकपैक होती है ना, वो भर के करीबन 15-20 अलग अलग किताबें मुझे उन्होंने ढूंढ ढूंढ के बोली कि ये सारी खरीद ली। मैंने सारी खरीदी, बाद में उसका पठन करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, और बाद में उसी को लेके जाता था मैं, और जहाँ भी भूल जाता था तो वहां पे वापस रेफर करता था मैं, अच्छा ये गजलकार थे, कभी बनी थी, तो मैं पढ़ लेता था, मार्क करके जाता था, और वैसे मैं करता था। तो पहले 3-4 महीने तो मुझे ऐसे लगे सेट होने में, धीरे धीरे बाद में थोड़ा याद होने लगा था, बट वो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था। और दैट वाज द टाइम। उसके बाद लिखना हुआ, एक्टिंग हुआ, आरजे हुआ, तो थोड़े ऐसे पैसे मिले, तो मुझे वाइफ ने बोला कि ठीक है, आप शादी करने लायक है, तब मेरी शादी हुई उसके साथ। सेटल हो गए उसमें। हाँ, वो मतलब जिसके साथ शादी करनी थी उसने जब हाँ बोला कि लायक है, तब कर पाया। तो अंदर सुकून मिला कि हाँ चलो, जो दिल की तमन्ना, जो आरज़ू थी, वो अब मुकम्मल हो रही है। थोड़ी बहुत। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सवालों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। हम आगे अपने सेगमेंट में बढ़ते हैं, जिसका नाम है रैपिड फायर। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, दैट यू हैव टू बी रैपिड, यू हैव टू बी वेरी क्विक। पहला सवाल, पिक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग: पुष्पदंत फ्रॉम देवोकेदेव महादेव और नारद मुनि फ्रॉम विघ्नहर्ता श्री गणेश। नारद फ्रॉम विघ्नहर्ता श्री गणेश। नारद, ओके। राव सुरतन सिंह फ्रॉम भारत का वीर पुत्र और अग्निबाहु फ्रॉम चक्रवर्ती अशोक सम्राट। राव सुरतन फ्रॉम महाराणा प्रताप। ओके। हॉरर और थ्रिलर, योर प्रेफरेंस? थ्रिलर। Thriller. Answer in one word for the following: your most favorite role so far, or that one role or that one character played by you closest to your heart. Gajendar in Lado. There are two actually. Gajendar in Lado and I am Jaiswal in Adala. Okay. Your first paycheck? 150 rupees. For one serial, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो आ रहा है अभी, उसके जो प्रोड्यूसर हैं आसित मोदी, तो आसित मोदी जी की पहली सीरियल एज अ प्रोड्यूसर गुजराती सीरियल थी, और मेरी पहली सीरियल एज एन एक्टर। तो वो जो मैंने वहाँ पे किया था, तभी कृतिका देसाई, जेडी जो भी प्रोड्यूसर है, जमुना दास मजीठिया, कृतिका देसाई, जेडी और मैं, ऐसा हमारा ट्रायंगल था। तो वो लोग तो काफी एस्टैब्लिश थे तभी, मेरे को ब्रेक मिला था, तो पैसा पूछना तो दूर की बात, रोल मिल रहा था, इतना ही बड़ा बात है। लेकिन वो आसित भाई ने तभी 150 रुपए का चेक दिया। ये कब की बात है, कौन सा सन की बात है ये? 92 आई थिंक। ओके, काफी लंबा अरसा हो गया उसकी। 92 गुजराती सीरियल था, उसका नाम था आह्वान। मडालिन में किया था हमने, और ब्लू और व्हाइट स्ट्राइप्स वाली टी शर्ट पहनी थी। क्या बात है।
चलिए, योर गिल्टी प्लेजर। पिज्जा। अरे क्या बात है, मेरे को तो साथ हो मैं गया। पूरा लार्ज पिज्जा, गिल्टी प्लेजर में पूरा एक लार्ज पिज्जा मैं खा सकता हूँ बिना शर्म के, बिना किसी को ऑफर किए। ये लास्ट टाइम नहीं बोलनी चाहिए थी, अब मैं अभी पूछने जा रहा था कि मुझको कब बुला रहे हैं आप। मुझे पता है कि पिज्जा सुन के सब ऐसे ही बोलते हैं। आपको बुलाऊंगा, हम आप आएंगे, आपके लिए दूसरा पिज्जा मंगवाऊंगा, लेकिन मेरे वाले में से मैं नहीं दूंगा अगर मैं गिल्टी प्लेजर में रहा तो। ठीक है, हम लोग शेयर नहीं कर पाएंगे लेकिन पार्टी जरूर करेंगे एक दिन। ठीक है। इफ नॉट एन एक्टर और राइटर यू वुड हैव बीन? मे बी अ बिजनेसमैन, बट आई थिंक I don't think successful. Your favorite holiday destination? London. हाय, क्या बात I love London. मतलब मैं गए गया हैं 3-4 या बार ही। अभी वो चेकलिस्ट में है? नहीं, मैं 3-4 बार गया हूँ लंदन। और दूसरी जगह भी गया हूँ, यूएस में गया हूँ, मैं यूके में भी गया हूँ, अलग अलग जगह पे गया हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि जैसे आपने पूछा फेवरेट डेस्टिनेशन, तो लंदन। I love London. मैं तो कोई भी अब्रॉड ट्रिप कर नहीं पाया हूँ, उम्मीद है आगे मौका मिल जाए। दुआ करो आपके लिए कि आप बहुत जल्द करो, और जब भी मौका मिले तो सबसे पहले लंदन जाना, और जाने से पहले मुझे पूछ लेना। जैसे यहाँ से चर्चगेट से विरार के जैसे स्टेशन हमको याद है, वैसे लंदन के सारे स्टेशन मुझे भाई। तो मेरे लंदन के टूर गाइड पर आप भी रहेंगे? हाँ, मैं आपको पूरा बजट के साथ बना के दूंगा, मुझको उतना सब जुबानी जो बैक में है। चलिए, ये मैंने अपने नोटबुक में लिख लिया है, ये मैं याद रखूंगा। ओके, सो इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट वुड इट बी? आई थिंक यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू माय वाइफ। फिर तो सर लंबी हो जाएगी शायद। He says that she has many things that she can change. So बाकी मैं अगर अपने आप में देखूं, आई एम द बेस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। On serious note, सेल्फ एनालिसिस करके अगर मैं बोलूं तो मैं अगर अपने आप में कोई एक चीज़ नहीं है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चेंज करना चाहूँगा। उसमें से प्रायोरिटी वाइज अगर मैं देखूं तो सबसे पहले रहेगा कि मेरी एंजाइटी में थोड़ी कम करूं। आई एम अ लिटिल एंग्जियस पर्सन, और उसकी वजह से मैं इम्पेशेंट हो जाता हूँ, और उसकी वजह से मैं थोड़ा एंग्री हो जाता हूँ, उसकी वजह से मैं इम्पल्सिव हो जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, स्नोबॉल इफेक्ट में आती हैं। तो मैं कोशिश कर भी रहा हूँ काफ़ी सालों से कि मैं ये बदलाव अपने में ला सकूँ, और काफ़ी हद तक नहीं, बहुत कम हद तक सफलता मिली है मुझे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अगर मैं उस पर कंट्रोल कर सकूँ तो और भी मुझे फ़ायदा होगा, निजी तौर पे और व्यावसायिक तौर पे भी। ओके सर, बिफोर वी साइन ऑफ, एक आखिरी सवाल। अक्सर हमने देखा है कि लोग पूछते हैं कि एक अच्छा एक्टर कैसे बनना है, लेकिन बहुत ही कम बार हमने ये सुना है या सुनने में आया है कि एक अच्छा राइटर कैसे बना जाता है। राइटर्स, जो हमारे जो बडिंग राइटर्स हैं, अगर आप उनका मार्गदर्शन कर सकें कि कैसे एक अच्छा राइटर बना जा सकता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी मदद हो जाएगी आपकी तरफ से। मैं 2 चीज़ कहूँगा। अभी एक स्क्रिप्ट मैंने जस्ट खत्म की है कल, जिसका अभी भी थोड़ा काम बाकी है, लेकिन ऑलमोस्ट हो चुकी है, उसका शूटिंग स्टार्ट हुआ है अभी। मैं और स्वाति, मेरी वाइफ, हम लोग साथ में लिखते हैं। अभी एक स्क्रिप्ट हमने खत्म की है जो अभी फ्लोर पे गई है। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज गुड राइटिंग। सो गुड राइटिंग, इट इज ऑल अबाउट रीराइटिंग एंड रीराइटिंग योर ओन राइटिंग। राइट, एब्सोल्युटली। क्योंकि हमेशा हमको ये लगता है कि मैंने जो बनाया है या मैंने जो लिखा है वो इतना सोचने के बाद, इतनी मेहनत के बाद लिखा है, और वो तो बेस्ट है, वो बेस्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने आप को आप डाउनग्रेड करो या अपना हौसला आप तोड़ दो, वो बेस्ट ही है। लेकिन वो बेस्ट को भी लेजेंड कैसे बनाना, वो तभी हो पाएगा कि जब आपने एक बार लिख लिया उसको, लिखने के बाद उसको बंद करो,
और सो जाओ, जाओ दूसरा काम करने निकल जाओ। 24 घंटे के बाद आप वापस उसको खोलो और वापस पढ़ो। आप जब पढ़ोगे तो आपको आपकी ही गलतियां उसमें नजर आएगी। राइट। फिर आपको लगेगा कि देखा, मैं अपने आप को करेक्ट कर सकता हूँ, ये वाला ड्राफ्ट अभी बेस्ट ही है। बंद करो, जाओ दूसरा काम करने जाओ, वापस 24 घंटे के बाद खोलो। आप जितनी बार अर्जुन खोलोगे, मैं हर राइटर को कहूंगा, मैं अगर वक्त है, टीवी में इतना वक्त मिलता नहीं है, लेकिन अगर आप वेब या फिल्म लिखते हो या कुछ भी नहीं और सिर्फ ऐसे ही लिख रहे हो, तो आप जितनी बार भी अपना ड्राफ्ट पढ़ोगे, हर बार आपको अपनी गलतियां नजर आएगी ही आएगी। जरूर मानता हूँ मैं इस चीज को। मैं मानता हूँ आपकी चीज। मैं अपने आप को राइटर नहीं कहता, लेकिन हाँ, मुझे लिखने का शौक है। तो आपकी ये बात से मैं सहमत हूँ कि आप जितनी बार अपने वर्क को देखेंगे, आपको हर बार उसमें करेक्शंस नजर आएंगे ही, और बेस्ट से एक लेवल ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये मैं मानता हूँ। तो बहुत ही सुंदर आपने ये टिप दी है हमारे बडिंग राइटर्स के लिए। सो उसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी कि आप हमारे शो में आए, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे शो में आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज के लिए। शुक्रिया मैं आपका कहूँगा अर्जुन कि आपने मुझे आपके इस आओ बात करें शो में इनवाइट किया, और आपके ज़रिए मैं लाखों लोगों तक पहुंच पाऊंगा, मेरी बातें पहुंच पाएंगी। और जहाँ तक ये शो आपने जो शुरू किया है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस तरह से आप होस्ट करते हो अर्जुन, आप बहुत काबिले तारीफ है। आप बहुत अच्छी तरह से होस्ट करते बहुत हो, बहुत शुक्रिया सर। और जितने भी आपको भी और जितने भी हमारे प्रेक्षक हैं जो ये देखेंगे यूट्यूब पे या जो भी प्लेटफॉर्म पे, मैं सबको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सबको विश करना चाहूँगा। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, वेरी प्रॉस्परस एंड अ कोरोना फ्री न्यू ईयर। आपको भी सर, आपको भी। ऑन दैट नोट, हमारे जितने दर्शक ये देख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्यूज तो आप लोग दे देते हैं, एक बटन ही तो दबाना है, क्लिक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए अगर पसंद आया हो। कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा हो, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मैं आनंद गोराडिया आप सभी से ये नम्र विनंती करता हूँ कि अर्जुन टंडन फिल्म्स नेटवर्क ने जो ये मुहिम शुरू की है, हम जैसे छोटे कलाकारों को आप जैसे बड़े लोगों तक पहुंचाने की, उसमें आप ही हम सबकी सहायता करें। इस YouTube लिंक को ना ही सिर्फ लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने व्यूज भी दे, और जैसे कि अर्जुन ने कहा, हम सब साथ में रहेंगे तो हम सब साथ में बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जल्द मुलाकात होगी आपसे। वेरी सून, थैंक यू सो मच।